जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है केदारनाथ धाम की। हर साल बहुत से भक्त केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं। अगर आप भी इस साल केदारनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं, आप भी केदारनाथ की यात्रा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप केदारनाथ की यात्रा पे जा सकते हैं, कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ की यात्रा पे जाने के लिए, केदारनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ की यात्रा में कितने दिन का समय लगता है, कौन सा सही समय रहेगा केदारनाथ की यात्रा पे जाने के लिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर से आप कैसे यात्रा कर सकते हैं, और आखिर में हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा में कितना खर्च आता है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे जाएं। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार। हरिद्वार मुख्य रूप से सभी शहरों से रेल और परिवहन मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप बाई ट्रेन बाई बस बहुत आसानी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और देहरादून से भी केदारनाथ की यात्रा की जा सकती है। बहुत से भक्त ऋषिकेश और देहरादून से भी केदारनाथ की यात्रा करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हरिद्वार से ही आप अपनी केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत करें, क्योंकि ऋषिकेश तक बहुत कम ट्रेनें चलती हैं। इसलिए आप अपने शहर से बाई ट्रेन हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको जाना होता है सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर के आसपास की। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप दो तरीके से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सबसे पहला और सस्ता ऑप्शन है बाई बस। आप बाई बस हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। हरिद्वार में ही बस स्टॉप बना हुआ है, जहां सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सोनप्रयाग के लिए बसें चलती हैं। तो आप बाई बस सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपको बस की टिकट कैसे लेनी चाहिए। तो दोस्तों आप जैसे ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन उतरते हैं और रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, वहीं पे बहुत सारी ट्रेवल एजेंसी बनी हुई है, जहां से आप अपनी बस की टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सीधे हरिद्वार बस स्टॉप पे जाके भी बस की टिकट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से बस की टिकट ले लेते हैं तो आपको बस में कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से बस की टिकट मिलने में बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने बस की टिकट ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप अपने बस की टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि रेड बस या फिर मैक माई ट्रिप पे जाके आप अपने बस की टिकट ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने बस की टिकट ऑनलाइन करते हैं तो बस की टिकट यही जो 400 रुपए से लेके 500 के बीच की होती है, तो यही टिकट ऑनलाइन में 600 रुपए से लेके 700 रुपए के बीच में हो जाती है। मतलब आपको ऑनलाइन टिकट लेने में 150 रुपए से लेके 200 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो आप हरिद्वार पहुंचने के बाद प्राइवेट टैक्सी करके भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर प्राइवेट टैक्सी की चार्ज की बात करूं तो 10,000 रुपए से लेके 12,000 रुपए तक प्राइवेट टैक्सी वाले चार्ज करते हैं। प्राइवेट टैक्सी करने के बाद आप सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी कार या बाइक लेके भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई, जहां पे आप अपनी कार और बाइक खड़ी कर सकते हैं। अगर आप अपनी कार पार्किंग में खड़ी करते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपए, अगर आप अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी करते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपए का चार्ज देना होता है पर डे के हिसाब से। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, अगर आप अपनी केदारनाथ की यात्रा कम बजट में करना चाहते हैं तो हरिद्वार से बाई बस ही आप सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। तो अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको केदारनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने खुले होते हैं, 6 महीने बंद होते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट मई महीने में अक्षय तृतीया के आसपास खोले जाते हैं और दीपावली के आसपास केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टूबर महीना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत कम भीड़ होती है, मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना होता है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ न होने की वजह से बहुत कम बजट में आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मई जून में केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो मई जून का जो महीना होता है केदारनाथ यात्रा के लिए पीक सीजन होता है। इस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से दिक्कत भी होती है, और जो रूम वगैरह का चार्ज होता है वो डबल से तिबल हो जाता है। अगर आप मई जून में जाते हैं तो जो रूम का किराया 3 से 4,000 रुपए पड़ता है, वही अगर आप सितंबर से अक्टूबर में जाते हैं तो किराया 1,000 रुपए के आसपास हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जाना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों जुलाई अगस्त में केदारनाथ की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय मानसून का समय होता है और केदारनाथ बिल्कुल पहाड़ों पे बसे हुए हैं और कभी भी वहां पे बरसात हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है। इसलिए जुलाई अगस्त में केदारनाथ की यात्रा करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके थे और बात कर रहे थे सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो सोनप्रयाग में बहुत सारे गेस्ट हाउस, होटल और लॉज बने हुए हैं, जिनमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर इनके किराए की बात करूं, अगर आप पीक
पीक सीजन में अपनी यात्रा कर रहे हैं, मई जून में अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो इन होटल और गेस्ट हाउस लॉज का जो किराया हो जाता है वो 3000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक भी हो जाता है। अगर आप ऑफ सीजन अपनी यात्रा कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो इन्हीं कमरे का किराया 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए के बीच के आसपास का भी हो जाता है। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप अपनी केदारनाथ की यात्रा सितंबर से अक्टूबर के महीने में ही प्लान करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बहुत कम बजट में सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो सोनप्रयाग में डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। 350 रुपए में आपको सोनप्रयाग में पीक सीजन में डोरमेट्री मिल जाती है। अगर आप ऑफ सीजन में अपनी यात्रा कर रहे हैं तो यही डोरमेट्री आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक में मिल जाती है। तो आप बहुत कम बजट में डोरमेट्री लेके भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो बात हो गई सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो अब हम हरिद्वार से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह हरिद्वार से निकलते हैं और शाम तक हम पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आपको अपने बजट अनुसार रूम की व्यवस्था कर लेनी है। सोनप्रयाग में आपको नाइट स्टे कर लेना है। नाइट स्टे करने के बाद आपको सुबह सुबह 3 से 4 बजे ही उठ जाना है, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे हमको जाना होता है गौरीकुंड, और गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको वहाँ पे सूमो सफारी टाइप की गाड़ी मिलती है जो 30 रुपए आपसे पर पर्सन के हिसाब से लेती हैं और आपको गौरीकुंड तक छोड़ देती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो दूरी हो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इन टैक्सी के लिए आपको बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ जाती है। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो इन टैक्सी के लिए 4 से 5 घंटे भी आपको कभी कभी लग जाता है। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आधे से 1 घंटे में आपको ये सूमो सफारी गाड़ी मिल जाती है और आपको गौरीकुंड तक ड्रॉप कर देती है। इसके अलावा सोनप्रयाग से ही केदारनाथ के लिए घोड़े खच्चर भी जाते हैं। अगर आप सीधे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 25 रुपए का चार्ज देना होगा। घोड़े वाले आपको सोनप्रयाग से सीधे केदारनाथ तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में ही गौरी माता का मंदिर बना हुआ है जहां आपको दर्शन कर लेने, और यहीं पे गौरीकुंड भी बना हुआ है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। अगर आप चाहें तो इसमें स्नान भी कर सकते हैं। यहीं से केदारनाथ मंदिर के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और दोस्तों, जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए ही गौरीकुंड से घोड़े खच्चर पालकी की व्यवस्था भी है। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ तक खच्चर से जाना चाहते तो इसके लिए आपको 2300 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप पालकी लेके जाना चाहते तो इसके लिए आपको 5000 रुपए से लेके 6000 रुपए के आसपास का किराया देना होगा। अगर आप वापसी में केदारनाथ से गौरीकुंड खच्चर से आते तो इसके लिए आपको मात्र 1500 रुपए का चार्ज देना होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप पीक सीजन में जाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ दिखती है, तो खच्चर वाले यही जो 2300 रुपए का चार्ज है ये 4500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक मांगते हैं। लेकिन जो 2300 रुपए का चार्ज है ये गवर्नमेंट का फिक्स चार्ज है, तो आपको 2300 रुपए से ज्यादा नहीं देने हैं। घोड़े वालों से बार्गेनिंग कर लेनी है और 2300 रुपए में ही आपको केदारनाथ तक जाना है। तो अब हम अपनी यात्रा पैदल ही गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए शुरू कर रहे हैं। जैसे ही आप पैदल यात्रा की शुरुआत करते तो वहाँ पे बहुत सी दुकानों पे 30 रुपए में लाठी मिल जाती है। आपको लाठी ले लेनी, इससे आपको पैदल चलने में थोड़ी सी आसानी होगी। अगर दूरी की बात करें तो गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन जब आप पैदल यात्रा करते हैं तो ये दूरी आपको ज्यादा लगेगी। लगभग 20 से 21 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी लगेगी, क्योंकि जो पुराना रास्ता था वो 16 किलोमीटर के आसपास का था। लेकिन जब 2013 में आपदा आई थी तो वो रास्ता खत्म हो गया था। अब जो नया रास्ता बना है वो लगभग 20 से 21 किलोमीटर के आसपास का है। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सोनप्रयाग जाने की जरूरत नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है फाटा। फाटा से ही हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात आती है आपको हेलीकॉप्टर की टिकट कैसे मिलेगी और हेलीकॉप्टर से अगर आप यात्रा करते हैं उसमें आपका कितना खर्च आएगा। तो अगर आप पीक सीजन में अपनी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपको हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन ही बुक कर लेनी है। वैसे फाटा में भी ऑफलाइन तरीके से आप फाटा पहुंचने के बाद टिकट ले सकते हैं, वहीं पे हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर बना हुआ है। लेकिन अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो वहाँ ऑफलाइन तरीके से टिकट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसीलिए आप पहले से अपनी टिकट निकाल लें। ऑनलाइन टिकट निकालने के लिए आपको www.pawanhans.com पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी पहले से केदारनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। अगर हेलीकॉप्टर के फेयर की बात करूं तो इसके लिए 6000 रुपए राउंड ट्रिप के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। 6000 रुपए में आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम तक जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर आप हेलीकॉप्टर से ही फाटा तक वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी यात्रा लेकिन पैदल ही कर रहे हैं। जब आप गौरीकुंड से आगे बढ़ते हैं तो आपको तरह तरह के प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। आपको जगह जगह झरने भी देखने को मिलेंगे जिनका पानी पीने योग्य होता है। आप इन झरने का पानी भी पी सकते हैं। एक तरफ आपकी मंदाकिनी नदी बहती रहती है, आप दूसरी तरफ पैदल ट्रैकिंग करते रहते हैं। अगर अब बात करें कि आप कितनी देर में पैदल यात्रा करके केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं तो ये आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के लाइन लग जाते हैं, गौरीकुंड से 8 बजे भी अपनी यात्रा स्टार्ट कर देते हैं तो आप बहुत आराम से 4 से 5 बजे के बीच केदारनाथ मंदिर के आसपास
आसपास पहुंच जाते हैं या फिर आप बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आप रास्ते में ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं तो रास्ते भर आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रास्ते भर आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे आपको आलू का पराठा, मैगी, नींबू पानी सब कुछ मिलता रहता है। इसके अलावा जगह जगह आपको वॉशरूम देखने को भी मिल जाएंगे जिससे कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप। बेस कैंप वही स्थान है जहाँ पे केदारनाथ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रुकने का और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। यही बेस कैंप से जो मंदिर की दूरी बचती है वो मात्र 1 किलोमीटर के आसपास की बचती, इसीलिए यहीं पे सारी व्यवस्था बेस कैंप में ही की जाती है। तो बात कर लेते हैं बेस कैंप में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है। यही बेस कैंप में बहुत सारे टेंट लगे हुए होते हैं जिनका किराया 400 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लिया जाता है। अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो इनका किराया 800 रुपए पर पर्सन के हिसाब से भी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड जिसे कि GMVM बोलते हैं, इनके भी गेस्ट हाउस बने हुए जिनमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 3 गेस्ट हाउस बने हुए, नंदी कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट नंदी कॉम्प्लेक्स, सेकंड और सरगारोहणी कॉम्प्लेक्स। अगर इनके चार्ज की बात करूं तो अगर आप नंदी कॉम्प्लेक्स में रुकना चाहते हैं तो नंदी कॉम्प्लेक्स में एक नंदी कॉम्प्लेक्स में आपको बेड पर बिस्तर लगा हुआ मिलता है जिसमें आपको चार्ज 800 रुपए देना होता है। दूसरा नंदी कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको जमीन पर बिस्तर लगे होते हैं, मतलब ग्राउंडेड बेड होते हैं, इनका चार्ज आपको 400 रुपए देना होता है। इसके अलावा अगर स्वर्गारोहणी कॉम्प्लेक्स में रूम फेयर की बात करूं तो इसके लिए आपको 1000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से देना होता है। तो आप इन 3 कॉम्प्लेक्स में किसी एक कॉम्प्लेक्स में नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो ट्राइबल टेंट बने होते हैं इनमें भी नाइट स्टे कर सकते हैं बेस कैंप में। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात आती है आपको कैसे इन रूम की बुकिंग करानी है। तो वैसे तो रूम की बुकिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होती है, लेकिन ऑफलाइन तरीके से 1% भी चांसेस नहीं होते हैं वहां पहुंचने के बाद कि आपको इन गेस्ट हाउस में रूम खाली मिल जाए। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा पहले से अपने आप ऑनलाइन बुकिंग करा लें। ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए आपको गढ़वाल मंडल निगम की ऑफिशियल वेबसाइट gmvnonline.com पे जाना होगा और इस वेबसाइट पे जाके आप अपने डोरमेट्री की बुकिंग पहले से ही कर लेते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप एक क्लिक पे भी सीधे ऑनलाइन बुकिंग रूम की कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मंदिर के पास में रुकना चाहते हैं तो मंदिर के पास में भी बहुत सारे गेस्ट हाउस और होटल बने हुए हैं, तो आप मंदिर के पास में भी रुक सकते हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो मंदिर के पास में आपको 3000 रुपए से लेकर 4000 रुपए में रूम अवेलेबल हो जाता है। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो वहां पे आपको 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए में रूम मिल जाता है। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो फिर आपको बेस कैंप में रुकने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर के पास में पहुंच जाइए, वहां पे बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं, वहां पे आप रूम सर्च कर लीजिए और वहीं पे अपनी नाइट स्टे करिए। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो फिर आपको मंदिर के पास में जाने की जरूरत नहीं है, आप बेस कैंप में ही अपने रुकने की व्यवस्था करें। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी। अगर आप बेस कैंप में रुकते हैं तो यहाँ पे भी आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पे भी आपको प्लेट सिस्टम देखने को मिलेगा 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में। और अगर आप मंदिर के पास में रुकते हैं तो यहाँ पे भी आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में खाने की व्यवस्था मिल जाती है। केदारनाथ में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, आप जिस भी होटल में रुकते हैं, जिस भी लॉज में रुकते हैं तो वहां पे ही खाने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है। ऊपर कैंटीन बनी हुई होती है, आप जाकर सीधे कैंटीन में अपना 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग बेस कैंप पहुंच चुके थे। अगर आप बेस कैंप 5 से 6 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं तो बेस कैंप में आप अपना सामान रख दीजिए। सामान रखने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आप चले जाइए केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि केदारनाथ मंदिर का जो समय है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का है और शाम को 6 बजे आरती होती है। तो बहुत से भक्त 6 बजे की आरती में सम्मिलित होते हैं, तो आप भी केदारनाथ बाबा की आरती में जरूर सम्मिलित होइए। आरती में सम्मिलित होने के बाद आप दर्शन करिए, लेकिन जो शाम के दर्शन होते हैं वो मंदिर के बाहर से सभी भक्तों को करने पड़ते हैं। 5 बजे के बाद केदारनाथ मंदिर में अंदर जाके दर्शन करने को नहीं मिलता है। इसके लिए आप दर्शन करिए, दर्शन करने के बाद वापस अपने रूम पे आ जाइए। फिर सुबह सुबह एक बार जाके लाइन लगिए। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है केदारनाथ बाबा के दर्शन करने में सुबह सुबह। और अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो यही दर्शन आपको आधे से 1 घंटे में हो जाते हैं। और अगर प्रसाद की बात करूं तो मंदिर के पास में बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं। आप केदारनाथ मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 तरीके से प्रसाद मिल जाता है, 151 रुपए, 251 रुपए और 501 रुपए। तो आप अपने बजट अनुसार प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद लेने के बाद अभी हम लोग लाइन में लग चुके हैं। लाइन में लगने के बाद अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सामने केदारनाथ बाबा विराजमान है, इनके दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद आपको जाना है मंदिर के पीछे ही एक भीम शिला है। कहते हैं जब 2013 में आपदा आई थी तो इसी शिला की वजह से मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, इसीलिए इसका नाम भीम शिला पड़ा। तो आपको इसके भी दर्शन कर लेने। इनके दर्शन करने के बाद अगर आप चाहें तो भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। भैरव बाबा मंदिर की दूरी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास
पास है, तो आप पैदल ट्रैकिंग करते हुए आप भैरव बाबा मंदिर पहुंच जाइए। भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए। इसके अलावा दोस्तों वहीं केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर दूर पर पड़ता है वासुकी तालाब। अगर आप वहां जाके दर्शन करना चाहते तो वहां पे एक झील बनी, तो वहां जाके भी आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको केदारनाथ मंदिर में 2 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं केदारनाथ मंदिर में आपको दर्शन करने के लिए कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी चाहिए। तो अगर आप केदारनाथ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको हरिद्वार मिलाकर 5 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा। पहली रात आप हरिद्वार में रुकेंगे, दूसरी रात आप सोनप्रयाग में रुकेंगे, तीसरी रात आप केदारनाथ मंदिर में रुकेंगे, फिर चौथी रात वापस आके आप सोनप्रयाग में रुकेंगे, फिर 5वें दिन आप वापस आके हरिद्वार आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लगभग 4 से 5 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं केदारनाथ यात्रा में कितना खर्च आएगा। तो केदारनाथ यात्रा में 2 तरीके से आपको मैं खर्च बता रहा हूँ। एक तो है अगर आप पीक सीजन में अपनी यात्रा करते हैं, दूसरा है अगर आप ऑफ सीजन में यात्रा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीक सीजन में। अगर आप पीक सीजन में अपनी केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो पर पर्सन के हिसाब से 5 से 6 हजार रुपए का खर्च आने वाला है हरिद्वार में पहुंचने के बाद, अगर आप बाई बस हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाते हैं तो। अब बात करते हैं ऑफ सीजन में। अगर आप ऑफ सीजन अपनी केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो उसमें आपको 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए का खर्च आने वाला है हरिद्वार पहुंचने के बाद, अगर आप बाई बस अपनी केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप खच्चर पालकी से अपनी यात्रा करते हैं, फिर हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं तो पर पर्सन के हिसाब से 10,000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है। और दोस्तों एक बात बता दूं, जब आप अपनी केदारनाथ यात्रा की पैकिंग कर रहे हो तो रेनकोट और वूलन कपड़े हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि केदारनाथ में कभी भी बरसात हो जाती है और कभी भी टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, इसलिए पैकिंग करते समय ये 2 चीजें अनिवार्य हैं। रेनकोट तो मोस्ट जरूरी, हमेशा रेनकोट आपके साथ होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में बताएं जरूर, और जय केदार कमेंट में सभी भक्त जरूर लिखेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है केदारनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ तो कमेंट करें, तुरंत आपको इसका रिस्पांस दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।